हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज तो और वेलकम है आपका, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड पार्ट। ठीक है ना, ऑप्टिक्स। तो इलेक्ट्रिक हमने पूरा पढ़ डाला है, अब हमको लाइट पढ़ना है। अगर असली बात कही जाए तो हमको अब लाइट पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज तो आपको खुशी हो रही होगी, सर वो गया तमाम तरह के धारा वारा बस सब खत्म हो गया, आज हमको पढ़ना है लाइट। तो लाइट का देखो, 12 का जो लाइट है ना, सीधे लाइट से शुरू नहीं होता। इसका पहला वाले चैप्टर का नाम मिलेगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, बहुत नई नई बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ये जान लो। लाइट में आप लास्ट टाइम में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा होगा ये सब। बट वही चीज़ यहाँ पे आपको विस्तार से मिलने वाली है। आप हर एक चीज़ का गहन अध्ययन करने वाले हो इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से पढ़ोगे, अपने आप को हर एक छोटी बातों के लिए मेंटेन कर लो। पीछे जो हुआ उसका तो बात ही नहीं है, लेकिन अब अगर शुरुआत कर रहे हो तो अपने आप को बढ़िया से मेंटेन कर लो, ताकि कोई भी दिक्कत आपको आए ना। इतनी टाप बातें बताऊंगा ना कि कहोगे हाँ वास्तव में सर इतना टाप तुमने बात बताया ना कि हम तो जीवन भर नहीं सीख पाए थे, अब तक नहीं सीख पाए थे, अब आगे पता नहीं क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे डालते तो बना दिया ना, सिखाना है, वो भी टाइम लगता बनाने में। टॉपिक आपका है, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का पार्ट सेकेंड चल रहा है। अब पहला वाले पे हमने फतेह कर लिया है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यही पढ़ना है इस वाले में हमको। हालांकि सब इसे मिला दिया जाएगा, बनेगा 25-30 लेक्चर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो पहली बात तो देखो, रे ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, किरण प्रकाशिकी। इसकी हिंदी क्या होती है, किरण प्रकाशिकी। और ये क्या होता है बेटा, प्रकाशिक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। किरण प्रकाशिकी हमको पढ़ना है और प्रकाशिक यंत्र पढ़ना है, ठीक है ना। प्रकाशिक यंत्र मतलब वही दर्पण हो गया, मिरर हो गया, मिरर मतलब दर्पण ही होता है, और प्लेन हो गया, कर्व हो गया, तमाम तरह के प्रिज्म हो गया, वो सब इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। सारे के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्टिक्स के पहले एक प्रश्न और बनता है कि लाइट क्या होता है। ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट क्या होता है, तमाम सवाल आपके मन में होंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो अगर मैं बताऊं तो लाइट आपने पढ़ा होगा कि लाइट इज एन एनर्जी फॉर्म, एनर्जी होता है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और दिखता नहीं है, वस्तुओं को दिखाता है। ये सब क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्टिक्स हमारे मतलब कि अगर कहा जाए फिजिक्स में हम शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी शुरू कर रहे हैं। वास्तव में चैप्टर का नाम हमारे क्या बनेगा, प्रकाशिकी हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 2 लोग आएंगे अभी, प्रकाशिकी में 2 लोग अभी आएंगे। परेशान होने को नहीं है, बिल्कुल पढ़ने को बढ़िया से। मैंने क्या देखा, सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक था, ये क्या है, ऑप्टिक्स है। वो विद्युत था, और ये क्या है, ये प्रकाशिकी चल रहा है। चलिए, ऑप्टिक्स क्या होता है, फिजिक्स का एक ब्रांच है। फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अबाउट लाइट, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का, ऑप्टिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हु स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। नोट कर लोगे ना, फेयर कॉपी ऐसे मेंटेन होनी चाहिए। चलो, लाइट क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको लाइट क्या होता है तो क्या बोलोगे सर, लाइट मतलब कि एनर्जी वाला बोलोगे, वस्तुओं को दिखाता है, सामने दिखता है कि ऊर्जा होती है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम आप बोलेंगे वो तो तुमको पता ही है, क्लास 10 में आपके टीचर ने या फिर आपने खुद रटा होगा, ऐसा आपको बातें पता होंगी। चलो मैं बताता हूँ, आज से हम पढ़ेंगे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है लाइट एक,
देखो अब अभी मैं बताता हूं, चलो इसको देखते रहो आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि देखो इसको वैद्युत चुंबकीय में क्यों लाया गया? क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल लाइट के चाल के लगभग बराबर था। लाइट को कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा गया? तो जो भी मतलब कि मैक्सवेल ने खोजे थे, अल्ट्रावायलेट को खोजा था, गामा रेज को खोजा था, इन सबको जब खोजा था मैक्सवेल से, पराबैंगनी किरणों को इन्होंने खोजा था ना, तो उसकी चाल लगभग इसी के जैसे थी। लाइट का चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। जो कि जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखो कौन कौन से लोग आते हैं। ये सब बातें आपको अभी मतलब कि याद करनी पड़ेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप याद भी कर लोगे, लेकिन अभी जस्ट 10 मिनट और रुक जाओ, बहुत बातें सीखेंगे। देखो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या आता है? गामा रेज आता है, एक्स रेज आता है, अल्ट्रावायलेट वेव्स आता है, विजिबल रेज आता है, इंफ्रारेड रेज आता है, माइक्रोवेव्स आता है, रेडियो वेव्स आता है, ठीक है ना। गामा एक्स ये पराबैंगनी होता है, ये दृश्य प्रकाश होता है, ये अवरक्त होता है, ये सूक्ष्म होता है, रेडियो तरंगें होती हैं। ये देखो ये क्या है कि इनके मतलब कि आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है। फ्रीक्वेंसी का क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है। ये फ्रीक्वेंसी का बेटा बढ़ता हुआ क्रम है, ध्यान देना। ये फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम, इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा, इसकी थोड़ी और 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 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। इन सब की मतलब कि वेव्स हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जानते हो कहाँ आता है? यही विजिबल रेज। विजिबल रेज जिसको हम आम भाषा में विजियोर कहते हैं, ठीक है ना। हमारी आंखें इसी वाले को देखने में मतलब कि बढ़िया होती हैं, हमारी आंखें इसी को केवल देख पाती हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसमें कि 7-8 खोजे गए हैं, 7 खोजे गए हैं अभी तक, उसमें विजिबल रेज एक आता है, उसी में मतलब विजियोर आता है, उसी में मतलब कि वायलेट जो भी इंडिगो होता है और ब्लू होता है, ग्रीन होता है, जो भी होता है सब पढ़ाई करेंगे बढ़िया से हम। इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिस रेज या वेव्स को हमारी आंखें मतलब कि जिसकी सहायता से, इसी की सहायता से, हमारी इन्हीं वेव या रेज की सहायता से हमारी आंखें क्या करती है? वस्तुओं को देख पाती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? यही प्रकाश का कारण है, यही प्रकाश है, यही क्या है? प्रकाश है। इन सब से हम कोई और काम कर लेंगे। इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारे लोग हैं ना, इनसे हम कोई और काम कर लेंगे, लेकिन दृश्य प्रकाश तरंगे यही हैं जो कि इनका जो होता है परास होता है तरंग दैर्ध्य का 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, यह अभी एक स्पेक्ट्रम ही बनाता है विजियोर का, ये सब आपने जानते होंगे ना। तो मैंने क्या बोला? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसको विजिबल रेज के नाम से जाना जाता है, उसमें विजियोर आता है। यही वाला जो है ना वेव या रेज, यही वाला जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते दृश्य प्रकाश तरंगे या फिर विजिबल रेज। दृश्य प्रकाश, इसी को हमारी आंखें मतलब कि देखने के लिए सुग्राही होती हैं कि देख लें उसको। चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, तब लिखते हैं बेटा मतलब कि लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या होता है? एक पार्ट होता है विच हेल्प अस, जो हमारी सहायता करता है टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या होता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है जो हमारी हेल्प करता है वस्तुओं को दिखाने में, ठीक है ना। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सब देख लिया ना, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कहीं पे सर जी रेज है, कहीं पे वेव है, तो चलो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो, तो इसको अगर आप लिखना चाहो हिंदी में तो लिख लेना आप, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेव लेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हिंदी में लिख लो, नोट कर लो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी तरंगदैर्ध्य प्रकाश जो होता है ना 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लिख लेना, इसको लिख लोगे ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आप अब क्लास 12 में आप बोलोगे, ठीक है ना, उम्मीद करते हैं बोलोगे। अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा ना, 6-7 है। वास्तव में बताऊँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मतलब कि इलेक्ट्रिक में छोड़ा लास्ट वाला पढ़ लेसन ना, उसी में सब आता है, उसी में सब आता है। बस इतना ऐसा वैसे बेटा, हम चाहते तो नहीं बताते आपसे, मतलब कि अज्ञान में रखते हैं इसको, पढ़ाते बाद में, ये सब थोड़ी बताया जाता है। लेकिन अब पूरा पढ़ तो बढ़िया से पढ़ो ना, ये तो समझ रहे हो ना, इस स्पेक्ट्रम में यही जो एक ऐसा वेव या रेज है जिसको हमारी मतलब कि इसी की यही प्रकाश है वास्तव में, इसी को हमारी इसी की सहायता से हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती हैं। कोई बोलेगा स्पेक्ट्रम में किसकी सहायता से हमारी आंखें देख पाती हैं, तो विजिबल रेज से, जिसमें बीबीगोर आता है, इसमें बीबीगोर आता है, ठीक है ना। और ये सब हम नहीं देख पाएंगे, ये सब भले बड़े वेवलेंथ के हैं, छोटे के, इनको हम नहीं देख पाते, हमारी आंखें उसके लिए सुग्राह्य नहीं होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स दो भागों में बंट गया है। ऑप्टिक्स क्या हुआ है, OPTICS, ये दो भागों में बंट गया है। जानते हो कौन कौन सा, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक क्या होता है, रे ऑप्टिक्स होता है, और एक क्या होता है बेटा, वेव ऑप्टिक्स होता है। रे ऑप्टिक्स होता है और एक क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है। किसी किसी किताब में क्या लिखा होता है, मैंने अभी जस्ट एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था, देखो इसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल लिख लो, और बड़े GEOMETRICAL, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल सकते हो। ये तो वेविएशन फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिजिकल में फिर वेव ऑप्टिक्स आएगा, और वेव के बगल में क्वांटम ऑप्टिक्स आता है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो, फिजिकल ऑप्टिक्स, किताबों में लिखा होता है बट परेशान होने का नहीं, PHYSIC, फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें अब आएगा वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और यहाँ पे क्या आएगा आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। हालांकि हम दोनों को एक ही में बोलेंगे, दोनों के हम पढ़ाएंगे आपको। मैंने क्या बोला, ऑप्टिक्स दो तरह के होंगे आपके बेटा, प्रकाश की दो तरह की होगी, एक रे और एक वेव। इसको केवल वेव लिखो और बढ़िया रहेगा, सबको मिलाकर वेव ही लिखो, सब वेव में आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रेज और वेव, यानी कि इससे क्या पता चलता है आपको कि जो लाइट होता है रे के फॉर्म में भी चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। जो लाइट होता है ना, लाइट जो प्रकाश होता है, वो रे के फॉर्म में भी चलता है और वेव के फॉर्म में भी चलता है। तो रे का अलग पार्ट बना है, रे मतलब बेटा ऐसे चलता है, और वेव मतलब ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, ऐसे बताया गया, देखा गया, तमाम प्रयोग किए गए। तो एक पता चला क्या कि लाइट जो होता है रे के रूप में भी चलता है और वेव के रूप में भी चलता है। तो रे का अलग पार्ट बनाया गया और वेव का अलग बनाया गया, समझ गया ना। इसको मिटा दो यार, जुट्ठन तुम भी परेशान होते होगे क्या हो रहा है, नहीं। इसको लिख दो वेव ऑप्टिक्स, पूरा लिख दो क्या, वेव ऑप्टिक्स, रेज और वेव। इसको जियोमेट्रिकल क्यों कहा गया, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहा गया, जानते हो क्यों कहा गया। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देखो इसमें पढ़ना है क्या है, इसमें हमको पढ़ना है रेज के बारे में पढ़ना है। रेज में आप इसको पढ़ोगे, इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन पढ़ोगे बेटा, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, परावर्तन अपवर्तन पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ोगे, इंटरफेरेंस पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, इसमें और क्या पढ़ोगे आप, इसमें आप पोलराइजेशन पढ़ोगे। अभी सब ढांचा बन रहा है, अभी बेस आपको दे रहे हैं। इसमें क्या पढ़ोगे, परावर्तन अपवर्तन, इसमें क्या व्यतिकरण, और ये क्या है आपका बेटा विवर्तन, और ये ध्रुवण, ये सब पढ़ना है। वास्तव में अगर हम बताएं आपको कि ये वास्तव में हो क्या रहा है,
तो मैं बताऊं कि रे ऑप्टिक्स में बेटा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे बेटा, OBJECT, इसका मेन यही है। अंतर कोई पूछेगा रे और वेव में बताओ, रेज ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या होता है, तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे ना वो बड़े होंगे। जैसे इसमें मिरर आएगा बेटा, लेंस आएगा और उसका प्रिज्म आएगा। ये सब जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट इसके हैं वो काफ़ी बड़े होंगे। ये क्या होंगे, काफ़ी बड़े होंगे। तो आपका यहाँ पे अगला सवाल हो भी सकता है कि सर किससे बड़े हो सकते हैं ना, क्यों नहीं कहोगे भाई, मैंने क्या बोला है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। अब कहोगे सर किससे बड़े होंगे, तो तुमने बताया नहीं। तो ये बड़ा होगा किससे, इससे, जो विजिबल रेज के वेव्स हैं, इस लाइट के वेव से। ये सब ऑब्जेक्ट लाइट के वेव से ना, लाइट के वेव से, यहाँ पे लाइट के वेव से बहुत बड़े होते हैं। देखो यार 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 × 10⁻⁻10 बोलोगे, बहुत छोटा होता है। ये जो वेवलेंथ है ना बहुत छोटी, इसकी तुलना में हमारा मिरर हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, आगे टेलीस्कोप आ सकता है, बहुत सारे यंत्र भी पड़े हैं यहाँ पे। तो ये सब काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये आता है हमारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या फिर रे ऑप्टिक्स में आता है। चलो यहाँ पे देखो जरा, जो वेव ऑप्टिक्स होता है जिसमें हमको पढ़ना होता है, इंटरफेरेंस पढ़ना होता है, डिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, पोलराइजेशन पढ़ना होता है। कोई भी मीनिंग गलत होगी इस स्पेलिंग तो कोई क्षमा करना, गलत हो सकता है स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे आपको मिल सकता है होल, मिल सकता है होल, बहुत छोटा होल मिलेगा, बहुत छोटा। जो ये ऑब्जेक्ट होगा यह है लाइट के वेव के लगभग बराबर होगी इसकी लंबाई, इसके लगभग बराबर होगी। यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे मैंने बोला होल आ सकता है, और यहाँ पे आपका स्लिट आ सकता है। स्लिट यह भी होल ही होता है, वास्तव में कुछ होता नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछता है बताओ रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर बताओ क्या होता है, तो क्या बोलोगे, जो रे ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्ट होते हैं वो वेव लाइट के वेव लेंथ से काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। और जो वेव ऑप्टिक्स होता है इसमें के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसके इंस्ट्रूमेंट लाइट के वेव के लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, छोटे थोड़ा मोड़ा फर्क आएगा, बाकी वही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या, जब इतना समझ में आ गया तो रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं ना। इसमें रे को पढ़ना है, इसमें वेव को पढ़ना है, इसमें रे को पढ़ना है, इसमें वेव को पढ़ना है। क्यों, क्योंकि लाइट की मतलब कि द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर का होता है, रे के फॉर्म में भी चलता है, वेव के फॉर्म में चलता है। तो हमने ऑप्टिक्स को, प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्या, रेज ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो अब इसको मिटा के अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। अब इसको मिटाने दो हमको। तो चलो रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स, वाह कहाँ पे ला गए, अब तो मजा आने वाला है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स क्या होता है बताते परेशान ना हो। जो इसमें लाइट होगा ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहां पे हमको खाली पढ़ना है कि लाइट हमेशा मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वेव वाले में वेव में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो क्या है पढ़ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो रेज ऑप्टिक्स के नीचे आप अपने को मतलब कि फेयर कॉपी में लिखना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के रूप में चलती है रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। चलो और क्या लिखोगे बेटा, इट्स पाथ इट्स पाथ कॉल्ड रे। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में से चलती है। और जो इस पाथ कॉल्ड रेज, ये ना इसका जो पाथ है ना, ये पाथ, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यही इसका पाथ, इसी को हम रे कहते हैं। इसी के पाथ को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है रे बाबा, चलती है। चलो ठीक है, इस पाथ कॉल्ड रेज, इसके पाथ को हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। हो गया। चलो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि
the bundle of rays is called beam. बीम माने क्या होता है, हिंदी में बोल दूं, किरण पुंज। तो मतलब कि जब रेस का बंडल मिल जाएगा, बंडल, उसे हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। अब किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। मजा आने वाला है भाई, मजा तो आ ही रहा है, समझ इतना टफ आ रहा है क्या बताएं। चलो देखो, एक हो गया पैरेलल, एक हो गया डाइवर्जेंट, एक क्या हो गया कन्वर्जेंट। बीम 3 प्रकार के, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक पैरेलल, एक डाइवर्जेंट, एक क्या होता है कन्वर्जेंट। पैरेलल में देखो कई सारे, मतलब बीम मतलब कई सारे रेज हो गए यार, ये देखो कई लोग हैं, इसे बोलेंगे पैरेलल बीम है। डाइवर्जेंट मतलब कि जब ऐसे छितिर बितिर होएगा, है अब मान लो कोई सोर्स है लाइट का, ये देखो 4 लोग हैं, अभी बीम में मतलब कि अभी क्या बीम ही है, किरण पुंज ही है, इसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है अपसारी, अपसारी है ये, अपसारी बीम है, यानी कि डाइवर्जेंट बीम है। और कन्वर्जेंट मतलब जहाँ पे कन्वर्ज होता है, डाइवर्जेंट मतलब जहाँ पे डाइवर्ज होता है, दूर दूर जाता है, कन्वर्जेंट जहाँ पे कन्वर्ज होता है। यानी कि इसको ऐसे बुलाना पड़ेगा, लाइट रेज को एक बिंदु पर जब आके मिलती हैं, इसे बोलते हैं अभिसारी। तो बीम समझ में आ गया, बीम 3 प्रकार का, पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा, दूर दूर फैलेगा, कन्वर्जेंट में क्या होगा, नजदीक आएगा। समझ में आ गई ना बात हमारी। चलो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने क्या पढ़ना है अब, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट यहां पे ना लिख के ऐसे लिख लो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन। अब लाइट 2 तरह की हो गई, तो लाइट नहीं कह सकते ना, रे अब कहो, रे। एक तो वेव में चलने वाली हो गई, एक तो रे में चलने वाली हो गई। तो हमने क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पर, मतलब कि लाइट की किरणों का परावर्तन, हिंदी से रिफ्लेक्शन की परावर्तन होती है। चलो ये मान लिया एक बेटा स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है वो बेटा, ये क्या है वो, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ मतलब चिकना है यार, और क्या, स्मूथ सरफेस। क्रीम को प्रचार देगा तुरंत स्मूथ क्या होता है, उसे पूछ रहे हो क्या होता है, नहीं लिखता क्रीम की स्मूथनेस, ग्लोनेस, पता नहीं क्या क्या लिखता है। स्मूथनेस सरफेस है बेटा, और ये नीचे से पॉलिश किया गया है। अब किसकी पॉलिश होती है, लेड ऑक्साइड की होती है, आप इसे 10 में पढ़ चुके हो। तो स्मूथ सरफेस है, पॉलिश भी है, नीचे से ऊपर स्मूथ, नीचे पॉलिश है। तो जानते हो अगर यहाँ पे एक रे आ रही है, रे, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे, कैपिटल आई, ठीक है ना। तो एक बिंदु पर गिरेगी, किसी पॉइंट पे तो गिरेगी, किसी पॉइंट पे गिरेगी, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल पॉइंट, आपतन बिंदु बोलते हैं। हिंदी लिखते रहना तुम, आपतन बिंदु। यहां से टकरा के ऐसे जाती है, ये ऐसे कुछ, ठीक है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसे पढ़े हो मैं मानता हूं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अगर एक लंब खींच लिए ना, अब आपतन बिंदु पर लंब कैसे खींचोगे, प्रकार रखोगे, या यहाँ काटो ना यहाँ पे काटना, दोनों मिला देना, इससे लंब बन जाएगा इस आपतन बिंदु पर। इसे बोलते हैं नॉर्मल। इस अब आपने पढ़ा है, ठीक है ना। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तित कोण आर। ये बात समझ में आ गई ना। यही होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो रेज होते हैं ना, उनका रिफ्लेक्शन ही होता है ऑन अ प्लेन,
एक प्लेन पर ही होता है उनका रिफ्लेक्शन। समझ में तो आ ही रहा होगा। एक मेरे पास इंसिडेंट रे है और एक क्या है, रिफ्लेक्ट रे है, और एक नॉर्मल है, एक इंसिडेंटल पॉइंट है, स्मूथ सरफेस है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने लाइट मारा, इधर गया, इधर मारा तो इधर जा रहा है, इसे बोलते हैं परावर्तन हो रहा है। भाई परावर्तन, टकरा के आ रहा है, बॉल फेंकी तो बॉल वापस आ गई टकरा के, इसे परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन नहीं होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 10th को रिपीट करूं भाई, ये जान लो इतना। 12 पढ़ो, 10th वाला पढ़ना हो तो दूसरी बात है। तो वो सब कहानी मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहता बेटा, यहाँ पे खाली अपने काम की बात करते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब मैं कहानी लिखूंगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सर जी हो गया ना। यानी कि जो कोण आई होता है ना, वह कोण आर के बराबर होता है हमेशा। ये लॉ है, हमेशा लॉ है, हमेशा काम करेगा। अब चाहे तुम कहीं पटको ब्लाइटिया को, तुम कहीं पटको, अगर परावर्तन हो रहा है तो आपतन कोण, अगर लंब अभिलंब खींच ले रहे हो, नॉर्मल खींच ले रहे हो, तो आपतन हमेशा परावर्तन के बराबर होगा। आप चाहे दीवाली पर से टकराओ, चाहे अब स्पेरियल रहे आपका गोल गोल सा, आप चाहे तर्पण रहे, चाहे प्लेन रहे, हमेशा वही होगा। ठीक है ना, ये होता है ऑलवेज, इसको लिख लेना आप। अब बेटा चाहे स्पेरियल रहे चाहे प्लेन रहे, स्पेरियल या फिर प्लेन रहे, सबके लिए सही होता है। दूसरा क्या होता है, इसको हिंदी में हमने पढ़ा होगा, आपतन कोण, अरे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण, अरे सॉरी कोण कहां से आ रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं और एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, द इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, जो मतलब कि बेटा आपतित किरण है, अभिलंब है, और जो परावर्तित किरण है, लाई इन अ सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में ही रहती है और एक ही पॉइंट पर रहती है, सेम पॉइंट। ओके, समझ में आ गई हो, आ गई हो। इस देखो जरा, ये तो हमेशा बना लोगे। कोई कहेगा हाईसी प्लेन है, अगर हाईसी प्लेन है, हाँ यहाँ पे ऐसे तुरे गिराए हो, यो जान लो हाइयो बराबर होता है, हाइयो हमेशा बराबर है होगा ना आखिर, भाई दोनों बराबर, दोनों बराबर ही होंगे। तो ऐसे आएगा रे, तो अगर इस पर कोई कहेगा नॉर्मल खींचो, तो हमेशा नॉर्मल इस तल के लंबवत होता है, ध्यान देना। ये पॉइंट है ना, इंसिडेंटल पॉइंट, यहाँ पे लिखना एट सेम पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखना इंसिडेंटल पॉइंट। इंसिडेंटल पॉइंट पर तीनों होते हैं ना, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे इसके लंबवत खींच दो, इसी के लंबवत जाना है, इसी के लंबवत खींच दिया। अब कुछ इस प्रकार बना दो कि इन दोनों का कोण बराबर हो, बन गया फटाक से ना। यही तो है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और है ना अभिलंब हो गया। चलो मान लो स्पिरियल के लिए दे दो आपको, स्पिरियल के लिए याहू, कोई मुझे जंगली कहे तो यहाँ पे इसे बनाइए, हो गया। यहाँ पे क्या है, सेंटर है, यहां से मान लिया एक रे जा रही है बेटा, इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, एक इंसिडेंट रे है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक काम करते हैं, इंसिडेंट रे हो गयो रे। चलो अब यहां पे क्या होगा, इसका परावर्तन होगा, इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन किस दिशा में करें समझ में नहीं आ रहा है सर जी, ये तो पता नहीं कैसे जाएगा, यहाँ पे गुजार दिया तुमने। चलो बोले एक अभिलंब खींचते हैं, ये जान लो, ये देखो ये इंसिडेंटल पॉइंट है, ये आपतन बिंदु है आपका,
यहाँ पे एक सरफेस ऐसे बनना चाहिए इस वाले पॉइंट के लिए बेटा, सरफेस तो ऐसे बनेगा ना। ये जान लो, ऐसा केस कभी भी स्पेरियल में आता है तो आपतन बिंदु पर जो है ये बेटा अभिलंबवत गुजरेगा ना। है देखो इसके लंबवत ही है, लंबवत तो रहना है। ये छोटी छोटी बातें सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बेटा इसके केंद्र से होकर जाता है। स्पीड नोट कर लो क्या, स्पेरियल में नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाता है, सेंटर से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है। ये देखो नई बात है आपके लिए ना। अब भाई देखो, अब भाई जितना होगा इधर इतना हाई बना दियो, जितना हाई से होगा सब बना देना, हाई कोणवा बराबर कर देना। आई वाला हाई है और हाई वाला क्या है, आर। यहाँ पे हमेशा बराबर होगा, कोणाई बराबर कोणार, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो कभी बना लोगे ना, अगर मान लो मैं ऐसे दे दूं आपको, ऐसे दे दूं याहू, ऐसे दे दिया, सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, इंसिडेंट ऐसे आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या, नॉर्मल। सबसे पहला काम क्या, मैंने कहा परावर्तित बनाओ, इसका परावर्तित किरण बनाओ। तो सबसे पहले नॉर्मल बनाना जो कि केंद्र से होकर जाएगा, ऐसे लंबवत होता है ना बेटा, उस केंद्र इस बिंदु पर लंब हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। थोड़ा मैथ अब तक टाइट थोड़ा कर लो। अब ऐसे क्या करेगा, ऐसे गुजर जाएगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया ना, इसका नॉर्मल हमेशा केंद्र से, स्पेरियल पे जो भी होता है आपतित या परावर्तित, तो उसका जो नॉर्मल होता है ना केंद्र से होकर के जाता है। समझ आ गया। चलो एक आपको बताता हूँ बेटा, एक बताता हूँ केस नॉर्मल इंसिडेंस का। कोई कहता है कि व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस, क्या होता है, तो आप मुंह नहीं बाना, मुंह मत खोलना ज़्यादा, तुरंत उत्तर देना कि जब कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री हो ना, इसको, इस केस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं बेटा। अगर आपको बात समझ में आ गई तो कोई बात नहीं। चलो देखो जरा, हमने बताया ना, ये मान लिया एक प्लेन है, याहू ऐसे ऐसे बना दिया, पॉलिश कर दिया मैंने, ठीक है ना। हाई से सीधे मार दिया, हाई से सीधे कौन मार दिया लाके इंसिडेंटरी, तो सीधे वाला कहाँ परावर्तन होगा, सीधे थोड़ी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है, तो ऐसे फिर वापस भाग जाएगा, जैसे आया ना वैसे वापस भाग जाएगा। अब इसी बिंदु पर यही देखो, यही अभिलंब भी है इस तल पर, इस बिंदु पर यही अभिलंब भी है, इस तल के लंबवत इस बिंदु पर लंब, यही अभिलंब भी है, यही आपतित किरण भी है, यही परिवर्तित किरण भी है। तो देखो जरा, पहले क्या बात हुई थी, पहले देखो यही आपतित किरण है और यही अभिलंब है, यही अभिलंब है, इधर है, यही पे ऊपर आपतित किरणों है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल, यानी कि कोण आई का मान कितना होगा, 0। जब कोण आई 0 तो बेटा आर नहीं 0 होगा, तो आर 0 होगा। कोण आई बराबर कोण आर में नहीं पढ़ा है क्या, पढ़ा है, बता तो दिया, तो है क्या, कुछ है थोड़ी ना। ये हो गया, ये छोटी देखो, ये इंपॉर्टेंट आपको इतना ही पढ़े थे आप लोग, इसको नहीं पढ़े थे ना, देखा मजा आ गया ना। इसको नहीं पढ़ा था, नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं पढ़ा था, जैसे आया वैसे भाग गया। तो बेटा नॉर्मल इंसिडेंस का केस है जहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर और 0 होता है, उसे नॉर्मल इंसिडेंस का केस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, आपको लेक्चर समझ में आया ना आपको। अगले में हम पढ़ेंगे और मज़ेदार बातें, आज के लेक्चर में इतना ही, और जो अगला लेक्चर बनेगा उसमें और मज़ेदार बातें सीखेंगे बेटा। उम्मीद करते हैं ना, उम्मीद करते हैं कि आज वाला भी पसंद आया, अगला वाला और पसंद आएगा। अभी आज शुरुआत की हो भाई, तो पढ़ते रहो, लिखते रहो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।